गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 4 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2026। तो ग्रैमी अवार्ड 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बिली इलिश वाइल्डफ्लावर। तो अभी 68th ग्रैमी अवार्ड 2026 आयोजित किए गए crypto.com एरिना लॉस एंजलिस में 1 फरवरी 2026 को, और इसको होस्ट किया गया है बाय ट्रेवोर नोहा फॉर द 6th टाइम। मेजर विनर अगर हम इसमें देखें तो बिली एलिश सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड वाइल्ड फ्लावर से इसको दिया गया। इसके बाद बैड बनी एल्बम ऑफ द ईयर, डेबी तिरार मास फोटोज मार्किंग अ हिस्टोरिक विन फॉर द लैटिन म्यूजिक। उसके बाद केंड्रिक लामार बेस्ट रैप एल्बम GNX, बेस्ट रैप सॉन्ग, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस एंड बेस्ट मेलोडीज रैप परफॉर्मेंस के लिए इसको अवार्ड दिया गया। लेडी गागा बेस्ट पॉप वोकल एल्बम मेहम एंड द बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग एब्राका डाबरा को दिया गया। अदर हाइलाइट्स अगर हम देखें तो ओलिविया डियन वॉन द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, लियोन थॉमस टुक बेस्ट R&B एल्बम, टर्नस्टील वॉन बेस्ट रॉक एल्बम, FKA ट्विग्स वॉन बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम एंड टाइला वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड। दलाई लामा वॉन बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग अवार्ड। तो ये कुछ मेजर अवार्ड्स थे जो ग्रैमी में दिए गए। इसमें अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही आ जाता है हमारा, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बना है सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है दलाई लामा के लिए जो अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दलाई लामा वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन विच कैटेगरी। दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। तो अभी 68th ग्रैमी अवार्ड 2026 में दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने यहाँ पे जीता अपना फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड एट द एज ऑफ 90। कैटेगरी उनकी रही बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। एल्बम जो थी वो उनकी आ जाती है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। कोलेबोरेटर्स उनके कौन रहे थे इस प्रोजेक्ट में? तो ये जो प्रोजेक्ट था इसमें कंट्रीब्यूशन रहा फ्रॉम रूफूस वेन राइट, उस्ताद अमजद अली खान एंड हिज सन्स अमान अली बंगाश एंड अयान अली बंगाश। रूफूस वेन राइट एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। थीम अगर हम देखें इस बुक की तो कंपैशन, पीस, माइंडफुलनेस, इन्वायरमेंटल केयर एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इसमें थीम आ जाती है। दलाई लामा का अगर हम मैसेज देखें तो उन्होंने यहाँ पे स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया दैट द ग्रैमी वॉज नॉट अ पर्सनल ट्रायम्फ बट अ रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस अवार्ड का? तो स्पिरिचुअल लीडर रेयरली रिसीव रिकॉग्निशन एट द एंटरटेनमेंट अवार्ड, मेकिंग दिस विन अ माइलस्टोन वेयर स्पिरिचुअल फिलोसफी मेट ग्लोबल कल्चर। अदर ग्लोबल ऑनर्स अगर हम देखें तो दलाई लामा ने प्रीवियसली यहाँ पे विन किया है नोबेल पीस प्राइज 1989 में, टेम्पलटन प्राइज, लिबर्टी मेडल एंड मल्टीपल ऑनरेरी डॉक्टरेट्स जो है उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभद्रन रामनाथन वॉन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2026। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, क्रैफूड प्राइज। तो वीरभद्रन रामनाथन इंडियन ओरिजिन एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है ये, इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है क्रेफूड प्राइज 2026 बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड क्रेफूड फाउंडेशन। इनकी अगर हम वीरभद्रन रामनाथन की एज देखें तो ये इनकी एज 81 ईयर्स आ जाती है। फील्ड इनका आ जाता है क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस की डिस्कवरी क्या इनके द्वारा की गई थी? तो इन 1975 ही प्रूव दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रैप थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड, फंडामेंटली चेंजिंग द
क्लाइमेट साइंस। इम्पैक्ट इसका क्या रहा, तो उनकी जो ये रिसर्च थी ऑन ट्रेस गैसेस जिसमें मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती हैं, इन्फ्लुएंस किया इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में जो लाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज। ग्लोबल लीडरशिप में ही एडवाइस पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल लीडर्स एंड इवन 3 पॉप्स ऑन क्लाइमेट एथिक्स थ्रू द पॉन्टिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज। प्राइस डिटेल अगर हम देखें तो इस प्राइस को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1980s बाय द होल्गर एंड अना ग्रेटा क्रेफूड, जो कि यहाँ पे कवर करता है उन फील्ड्स को जिन फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस नहीं दिए जाते, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियो साइंसेज, बायो साइंसेज एंड पॉलीआर्थराइटिस आ जाते हैं। प्राइज मनी अगर हम देखें तो 2024 के हिसाब से इसमें जो है वो $, 5,60,000 जो इसमें प्राइज मनी दी जाती है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय अ मेंबर ऑफ स्वीडिश मोनार्ची ड्यूरिंग द क्रेफूड डेज। Next question, who became the first woman director and board member of the Airports Authority of India in 2026? तो 2026 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक और बोर्ड सदस्य कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज निवेदिता दुबे। तो अभी 30 जनवरी 2026 को निवेदिता दुबे ने अज्यूम किया चार्ज एज मेंबर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिस्टोरिक माइलस्टोन ये रहेगा क्योंकि वो बनी है फर्स्ट वुमेन एवर टू होल्ड अ बोर्ड मेंबर पोजीशन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। करियर जर्नी अगर हम उनकी देखें तो उन्होंने ज्वाइन किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1995 में एज एयरपोर्ट मैनेजर एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। फर्स्ट वुमेन रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बनी थी ईस्टर्न रीजन की 2023 में, मैनेजिंग 12 एयरपोर्ट्स, ओवर 30 ईयर्स ऑफ एविएशन एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट ऑपरेशन, एचआर मैनेजर एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन शी होल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country ranked first in the Responsible Nations Index 2026 released by World Intellectual Foundation? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सिंगापुर। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 यहाँ पे पब्लिश किया गया ऑन जनवरी 19 2026 बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। टॉप रैंकिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आ जाता है सिंगापुर, ओनली एशियन नेशन इन द टॉप 10। और सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड आ जाता है एथिकल गवर्नेंस एंड लीडरशिप में, और डेनमार्क यहाँ पे जो है थर्ड पोजीशन पे आ जाता है शोइंग ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप। इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें तो इंडिया यहाँ पे 16th रैंक पर आ जाता है ग्लोबली विद अ स्कोर ऑफ 0.5515, शोइंग प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर एक्सेस, इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा सोशल इक्विटी में भी इंडिया ने यहाँ पे रोल प्ले किया है, एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस एंड डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पे मेजर फील्ड्स आ जाते हैं। अदर मेजर इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे 66 पोजीशन पर रहा है, चाइना 68th एंड पाकिस्तान यहाँ पे 90th पोजीशन पर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नेशंस में अगर हम देखें तो यमन यहाँ पे 151st पोजीशन पे रहा है, एंड सीरिया यहाँ पे 153rd पोजीशन पर रहा है। असेसमेंट डायमेंशंस क्या यहाँ पे रहे तो एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे जो है वो असेसमेंट डायमेंशंस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लॉ गवर्न्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया EU इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एग्रीमेंट? तो अभी भारत यूरोपीय संघ इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर व्यवस्था के कार्यान्वयन को कौन सा भारतीय कानून नियंत्रित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो अभी 27 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द यूरोपियन कमीशंस DG कनेक्ट साइंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहे इसके, तो इसमें जो है यहाँ पे अनेबल किया गया है यहाँ पे सिक्योर क्रॉस बॉर्डर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड सील्स, जो कि यहाँ पे इंश्योर करेगा इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडियाज एंड यूरोपियन यूनियंस डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कौन इसकी देखेगा, तो इसको
गवर्न किया जा रहा है बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 थ्रू द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। बेनिफिट्स इसके क्या रहेंगे इससे, तो यहाँ पे ये रिड्यूस करेगा पेपर वर्क और कुरियर डिलेज को, प्रोवाइड करेगा लीगल वैलिडिटी टू डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे कट किया जाएगा जो ट्रांजैक्शन टाइम रहेगा और जो कॉस्ट रहेगी उसको रिड्यूस किया जाएगा, और ये यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा इंडिया EU और डिजिटल कोऑपरेशन। इम्पैक्ट इसका अगर हम देखें MSMEs के ऊपर, तो ये हेल्प करेगा स्मॉल एक्सपोर्टर्स को बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लाइंस कॉस्ट, और यहाँ पे जो है वो ईजी करेगा फास्टर डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स। DG कनेक्ट का क्या रोल यहाँ पे रहेगा, तो डायरेक्टर जनरल फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोप्स डिजिटल इकोसिस्टम, AI लीडरशिप एंड डाटा innovation. Next question, which two institutions signed an MOU in 2026 to enhance cyber security in national highway operations? Very important question. तो अभी 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से हैं वो दो संस्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज IHMCL एंड NFSU। तो अभी फरवरी 2026 में इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड दैट इज IHMCL साइंड एन MOU विद नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इस MOU के, तो ये यहाँ पे जो है वो एनहांस करेगा साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन इन हाईवे ऑपरेशंस। कवरेज इसमें की गई है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम्स की, रिप्लेस किया गया है फिजिकल टोल बूथ्स को विद डिजिटल टोलिंग। एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लाया जाएगा ताकि रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाए। डिजिटल फॉरेंसिक एंड सिक्योर डाटा स्टोरेज की जाएगी जो कि इंश्योर करेगी यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ द हाईवे डाटा। MOU की अगर हम डिटेल देखें तो इसमें फोकस किया गया है साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल एविडेंस इंटीग्रिटी, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, और यहाँ पे ये वैलिड रहेगा 3 सालों के लिए। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो हाईवे जनरेट करता है यहाँ पे सेंसिटिव डाटा जिसमें व्हीकल मूवमेंट, टोल पेमेंट्स और सर्विलेंस फीड्स आ जाते हैं। साइबर जो ब्रीचेस रहते हैं वो डिसरप्ट करते हैं ट्रैफिक को, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यूज़र डाटा, और यहाँ पे जो है रेवेन्यू लॉस भी यहाँ पे रहता है। पार्टनरशिप यहाँ पे इंश्योर करेगी अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइबर इंसिडेंसेस और सिक्योर करेगी यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ द डिजिटल एविडेंसेस। रोल क्या यहाँ पर रहेगा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का, तो ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगी एक्सपर्टीज़ इन साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी, और यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द हाईवे ऑपरेशन स्टाफ। Next question, which state launched Pillow AI, a voice-based accounting app for MSMEs in 2026? तो किस राज्य में MSME के लिए वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप पिल्लो AI लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो अभी 2 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के CM हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लॉन्च किया पिल्लो AI एट द सेक्रेटरीट इन अमरावती। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा, तो ये सिंप्लीफाई करेगा अकाउंटिंग फॉर द स्मॉल बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग वॉइस बेस्ड बिलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लोकल लैंग्वेजेस। फीचर्स क्या है पिल्लो AI ऐप के, तो ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा 5 इंडियन लैंग्वेजेस को। यूज़र जो यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे इनवॉइसेस, रिकॉर्ड कर पाएंगे सेल्स पेमेंट्स को, और जनरेट कर पाएंगे बैलेंस शीट्स एंड ट्रैक कर पाएंगे रिसीवेबल और पेएबल्स बाय स्पीकिंग। AI पावर डाटा एक्सट्रैक्शन से यहाँ पे प्रोसेस किए जाएंगे बिल्स और बैंक स्टेटमेंट्स इंस्टेंटली, और जिससे कि यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा मैनुअल एफर्ट्स को, एरर्स को, और टाइम जो है वो स्पेंड किया जाएगा बुक कीपिंग्स के ऊपर। इम्पैक्ट्स ऑन MSMEs अगर हम देखें तो ये इससे जो यहाँ पे जो है नीड रहती है फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स और कॉस्टली सॉफ्टवेयर की, उसकी यहाँ पे जो है वो उस नीड को यहाँ पे जो है वो रिमूव किया जाएगा। हेल्प किया जाएगा स्मॉल ट्रेडर्स को, स्टार्टअप्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स बाय मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, और जिससे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट रहेगा हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिट रेडीनेस फॉर लोन्स एंड स्कीम्स। Next question, the Assam government recently approved a rupees 50 crore grant to preserve the heritage of which dynasties Darang kings? तो अभी असम सरकार ने हाल ही में द्रांग राजाओं की विरासत को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ की अनुदान राशि किस वंश के लिए स्वीकृत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोच डायनेस्टी।
तो अभी ऑन महावीर चिल्लरई दिवस जो कि 2 फरवरी 2026 को ऑब्जर्व किया गया आसाम में, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ पे अनाउंस किया ₹50 करोड़ ग्रांट फॉर हेरिटेज प्रिजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्या इसके रहेंगे, तो यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा रॉयल साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल लैंडमार्क्स जो है कोच डायनेस्टी के इंद्रांग एरिया में। और यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है महाराज चिल्लरई को, वन ऑफ द आसाम्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर। इससे यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा कल्चर टूरिज्म और स्ट्रेंथन किया जाएगा आसामीज आइडेंटिटी। कोच डायनेस्टी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसको फाउंड किया गया था 1515 में बाय बिस्वा सिंघा आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द कामारूपा अंडर महाराज नारायण एंड हिज ब्रदर महावीर चिल्लरई, जिनका कि टेन्योर रहा था 1540 से लेकर 1586। कोच डायनेस्टी यहाँ अपने जो है शिखर पर पहुंचा था। उन्होंने यहाँ पे की रोल प्ले किया था यहाँ पे आसाम को जो है यहाँ पे पॉलिटिकली बाउंड्रीज और उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी और जो कल्चरल आइडेंटिटी उसकी रही थी उसको शेप करने में यहाँ उनके द्वारा की रोल प्ले किया गया था। महावीर चिल्लरई का रोल अगर हम देखें तो वो अपना जो उनका लाइटनिंग फास्ट बैटलफील्ड्स अटैक्स के लिए वो जाने जाते थे, इसलिए उनको नेम दिया गया चिल्लरई। उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड किया था कोच डायनेस्टी इन्फ्लुएंस को अक्रॉस अहोम, कचरई, जयंतिया, त्रिपुरा एंड सिलहेट तक जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। और उन्होंने बिल्ड किया हिस्टोरिक गोहेन कमल अली रोड। कल्चर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया था टेम्पल्स को, जिसमें कि कामाख्या और हाईग्रीवा महादेव टेम्पल यहाँ पे आ जाते हैं और सपोर्ट उनके द्वारा किया गया था। एक सराना नाम धर्मा प्रोपेगेटेड बाय द श्रीमंता शंकरादेव। एडिशनल अनाउंसमेंट अगर हम देखें तो स्टैचू ऑफ महाराजा कृष्ण नारायण अनवील यहाँ पे किया गया, चिल्लरई भवन से इनॉग्रेट किया गया एट मंगलदोई एंड गोलाघाट। और लैंड अलॉट यहाँ पे किया गया फॉर ऑल आसाम कोच राज बोंगेशी सम्मेलानी ऑफिस एट अमिंगांव। Next question. Kobak Yano from अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली conquered which peak the highest in the western hemisphere। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की कबक यानो ने हाल ही में किस पर्वत को फतह किया है जो पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा शिखर है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज माउंट अकोंकागुआ। तो अभी कबाकियानो जो कि 27 ईयर ओल्ड क्लाइंबर है अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट किया माउंट अकोंकागुआ इन अर्जेंटीनाज एंडीज रेंज। ये हाईएस्ट पीक ये हो जाती है साउथ अमेरिका और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के, और इसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द 7 समिट हाईएस्ट पीक ऑन ईच कंटिनेंट। एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, और रिस्क ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस यहाँ पे रहता है फॉर बीइंग अ नॉन टेक्निकल क्लाइंबर। 7 समिट एक्सपेडिशन अगर हम बात करें तो काबा कियांग इज ऑन अ मिशन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज, वन ऑफ द टफेस्ट अचीवमेंट इन माउंटेनियरिंग। कंकागुआ समिट यहाँ पे मार्क करती है एक मेजर माइलस्टोन इन दिस जर्नी। Next question, which Indian state has emerged as the top renewable energy state in 2026 with a 16.5% share of the national capacity। तो अभी 2026 में 16.5% राष्ट्रीय क्षमता के साथ भारत का शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा राज्य कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। तो गुजरात यहाँ पे इमर्ज हुआ है एज इंडियाज लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटर एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। कैपेसिटी अगर हम देखें तो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पे आ जाती है 42.583 गीगावाट, 16% ऑफ इंडियाज टोटल। और सोलर कैपेसिटी यहाँ पे देखें तो 25,529.40 मेगावाट, सेकंड इन इंडिया। विंड कैपेसिटी अगर हम देखें तो उसमें भी फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है गुजरात, 14,820.94 मेगावाट। और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जो है वो 2,398.77 मेगावाट जिसको कि यहाँ पे कमीशन किया गया है। मेजर प्रोजेक्ट में यहाँ पे कावड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ में आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पे प्लान किया गया है 37.35 गीगावाट, ऑलरेडी ऑपरेशनल है विद 11.33 गीगावाट, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। चरंका
राधनेसरा एंड धोलेरा सोलर पार्क ड्राइविंग लार्ज स्केल जनरेशन। रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें तो ओवर 11 लाख इंस्टॉलेशंस की गई है, जो कि यहाँ पे जनरेट कर रही है 6412.8 मेगावाट। गुजरात कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ इंडियाज रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। एग्रीकल्चर सपोर्ट में यहाँ पे 12,700 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं अंडर पीएम कुसुम, रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर द फार्मर्स। इसके अलावा अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क देखें तो फ्रॉम विंड पावर पॉलिसी जो कि 1993 में आई थी, गुजरात इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 पॉलिसी एनकरेज करता है यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम, बैटरी स्टोरेज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन जॉब्स। टारगेट यहाँ पे अगर हम देखें तो गुजरात ने यहाँ पे अपना टारगेट रखा है 105 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्नैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट। तो पेन्नैयार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो अभी 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है सेंटर को टू कॉन्स्टिट्यूट अ पेन्नैयार रिवर वाटर ट्रिब्यूनल विद इन 1 मंथ। डिस्प्यूट यहाँ पे जो क्या है, तो यहाँ पे जो पेन्नैयार रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि जो कर्नाटका है उसने कंस्ट्रक्ट किए हैं चेक डैम्स और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स विदाउट कंसेंट, और यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो। तमिलनाडु ने यहाँ पे इन्वोक किया है 1892 एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स यूनिलेटरल वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स। लीगल बेसिस क्या है, तो यहाँ पे आर्टिकल 262 आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 यहाँ पे प्रोवाइड करता है ट्रिब्यूनल बेस्ड रिजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बेंच अगर हम देखें तो जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस एनवी अंजारिया ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है सेंटर को टू नोटिफाई द ट्रिब्यूनल इन द गेजेट। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की, तो स्पेशलाइज बॉडी जो यहाँ पे रहेगी फॉर टेक्निकल वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रिड्यूस किया जाता है इनके द्वारा प्रोलॉन्ग लिटिगेशन एंड पॉलिटिकल फ्रिक्शन को, री एनफोर्स किया जाता है कोऑपरेशन फेडरलिज्म को। पेन्नार रिवर की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो नंदी हिल्स कर्नाटका में हुआ है। इसकी लेंथ इसकी लेंथ यहाँ पे 497 किलोमीटर सॉरी, इसकी लेंथ जो है यहाँ पे 497 किलोमीटर आ जाती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन तमिलनाडु। और कैचमेंट इसका अगर हम देखें कैचमेंट एरिया तो 3690 किलोमीटर स्क्वायर, 77% इन तमिलनाडु आ जाता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी मारकंडा नदी, पंबर, वेनियार और कल्लार एक्सेट्रा आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन वाइड माइग्रेशन सर्वे अनाउंस्ड फॉर 2026-27 विल बी कंडक्टेड बाय विच बॉडी। तो अभी 2026-27 के लिए घोषित राष्ट्रव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो अभी जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक जो है ये सर्वे किया जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी इसमें नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसमें आ जाएगी। पर्पज़ इसका क्या है, तो इसमें कलेक्ट किया जाएगा अपडेटेड एंड डिटेल माइग्रेशन डाटा इन इंडिया, जो कि कवर करेगा रूरल, अर्बन, इंटरस्टेट, सीजनल एंड रिटर्न माइग्रेशन। पॉलिसी रेलिवेंस क्या है इसमें, तो डाटा जो है यहाँ पे गाइड करेगा अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल स्पेशल फोकस इसमें सीजनल एंड सर्कुलर माइग्रेशन रखा गया है, ओफन अंडर ऑपरेटेड बट वाइटल फॉर द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, एंड ओफन अंडर रिपोर्टेड। ठीक है, तो सीजनल और जो सर्कुलर माइग्रेशन रहता है वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो अनरिपोर्टेड रहता है। ठीक है, अंडर रिपोर्टेड रहता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इनफॉर्मल इकोनॉमी। जेंडर ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो पहले जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस था 2021 का, उसमें शो किया गया था मेल माइग्रेशन रेट 10.7% मोस्टली फॉर जॉब, और फीमेल माइग्रेशन रेट यहाँ पे शो किया गया 47.9% मोस्टली ड्यू टू मैरिज। प्रीवियस डाटा सोर्सेज अगर हम देखें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है 2020-21 का एंड मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जो 2020-21 में किए गए थे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में यहाँ पे रिपोर्ट किया गया 28.9% ओवरऑल माइग्रेशन रेट, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है स्केल ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। Next question, on 2nd February 2026, which major announcement was made regarding US-India trade relations? तो अभी 2 फरवरी 2026 को अमेरिका भारत व्यापार संबंधों के बारे में कौन सी प्रमुख घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूएस रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 18%।
तो अभी 2 फरवरी को अनाउंसमेंट की गई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया हैड रीच्ड ट्रेड डील। टैरिफ रिडक्शन जो है यहाँ पे यूएस कट करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स फ्रॉम 25% टू 18% इफेक्टिव इमीडिएटली। इंडिया का अगर हम कमिटमेंट देखें तो टैरिफ रिड्यूस करना और नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स जो, ठीक है ना। तो इंडिया यहाँ पे और यहाँ पे जो इंक्रीज़ करना है इंपोर्ट्स ऑफ अमेरिकन गुड्स इंक्लूडिंग एनर्जी, एग्रीकल्चर, कोल एंड टेक्नोलॉजी वर्थ ओवर $500 बिलियन। एनर्जी एंड जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रंप ने क्लेम किया है कि पीएम मोदी एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड इंस्टेड इंक्रीज परचेजेस फ्रॉम द यूएस एंड पॉसिबली फ्रॉम वेनेजुएला। इंडिया का अगर रिस्पॉन्स देखें तो पीएम मोदी ने यहाँ पे कंफर्म किया है टैरिफ रिडक्शन ऑन एक्स, calling it a beneficial for made in India products and highlighting cooperation for global peace and prosperity. लीगल अनसर्टेनिटीज में क्या देखें तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल ट्रीटी टैक्स यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड व्हाइट हाउस हैज नॉट पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खंजर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज किर्गिस्तान। तो अभी देखिए हम एक्सरसाइज खंजर जो कि एक एनुअल जॉइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है, स्टार्ट हो गई है इंडिया और किर्गिस्तान में। स्टार्टेड इन फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया गया था 2011 में। इस बार जो है इसका 13th एडिशन आयोजित किया जा रहा है, वो कंडक्ट किया जाएगा मिसामरी आसाम में 4 फरवरी टू 17 फरवरी 2026। पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज इसमें इंडिया का जो पैराशूट रेजिमेंट है स्पेशल फोर्सेज वो आ जाएगी और किर्गिस्तान से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ट्रेनिंग में यहाँ पे फोकस किया जाएगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, अर्बन वारफेयर टैक्टिक्स और स्पेशल फोर्सेस ड्रिल अंडर यूएन मैंडेट, स्नाइपिंग, बिल्डिंग क्लियरेंस, माउंटेन क्राफ्ट, रूम इंटरवेंशंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाती है, तो इसके द्वारा जो है इस एक्सरसाइज से यहाँ पे एनहांस किया जाएगा इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशन और स्ट्रेंथन किया जाएगा डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी सपोर्टेड बाय इंडियाज ट्रेनिंग ऑफ किर्गिज पर्सनल एंड जॉइंट रिसर्च एट द किर्गी इंडिया माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर इन बिशेक। Next question, in February 2026, which former Prime Minister of Bangladesh was sentenced to 10-year jail in corruption cases related to land allocation irregularities। तो अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भूमि आवंटन अधिनियमताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शेख हसीना। तो अगर हम बात करें अभी तो ये वर्डिक्ट डिलीवर किया गया बाय ढाका स्पेशल जज कोर्ट 4 प्रिजाइडेड ओवर बाय द जज रबीउल आलम। शेख हसीना को यहाँ पे 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की दी गई है, 5 ईयर इन ईच ऑफ 2 करप्शन केसेस। फाइन यहाँ पे टका 1 लाख फाइन इम्पोज किया गया है ऑन ईच कन्विक्टेड पर्सन विद एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अदर कन्विक्टेड फैमिली मेम्बर्स अगर हम देखें तो उसमें रदवान मुजीद सिद्दीकी नेफ्यू आ जाते हैं, 7 ईयर की जेल दी गई है। अजीमना सिद्दीकी नीस 7 ईयर जेल यहाँ पे दी गई है और तुलिप रिजवाना सिद्दीकी नीस 4 ईयर जो है वो सेंटेंस यहाँ पे दी गई है, 2 ईयर पर केस। चार्जेस यहाँ पे क्या लगाए गए हैं, तो इसको जो चार्जेस यहाँ पे इरेगुलरिटीज इन एलोकेशन ऑफ प्लॉट्स अंडर द राजूक न्यू टाउन प्रोजेक्ट इन पूर्वांचल, एंटी करप्शन कमीशन एलिग्ड मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट। पॉलिटिकल कंटेक्स अगर हम देखें तो अभी तक जो शेख हसीना है वो एग्जाइल में रह रही है इंडिया में सिंस अगस्त 5 2025 आफ्टर द mass protest forced her out. She was declared a fugitive for failing to appear during the trial proceedings. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल। तो अभी प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा थंडर्स। अभी जो टूर्नामेंट रहा है प्रो रेसलिंग लीग 2026 उसका जो फाइनल था वो आयोजित किया गया नोएडा इंडोर स्टेडियम में। फाइनल स्कोर यहाँ पे अगर हम देखें तो हरियाणा थंडर्स ने यहाँ पे डिफीट किया दिल्ली दंगल वॉरियर्स को इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच। The championship was decided in the women's 62 kg category, जहाँ पे जो है वो वेयर पेरिस 2024 ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इरियाना कोलियडेंको वॉन बाय टेक्निकल सुपेरिटी क्लिंचिंग द टाइटल फॉर हरियाणा। प्राइज मनी अगर हम देखें तो हरियाणा थंडर्स ने यहाँ पे रिसीव किए 1.5 करोड़ एज चैंपियंस, वाइल दिल्ली दंगल वॉरियर्स अर्न 75 लाख एज अ रनर अप।
Next question, from which launch site will SpaceX launch the Falcon 9 carrying 25 Starlink satellites on February 2nd, 2026? तो अभी SpaceX 2 फरवरी 2026 को 25 स्टारलिंक उपग्रहों को ले जाने वाले फाल्कन 9 को किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। तो अभी स्पेसएक्स जो है वो कंडक्ट कर रहा है अपना अनदर स्टारलिंक डिप्लॉयमेंट मिशन विद इट्स फैल्कन 9 रॉकेट। लॉन्च डेट जो है इसकी 2 फरवरी 2026 आ जाती है। लॉन्च साइट इसमें स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट एट वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया आ जाती है। अ साइट ऑफन यूज फॉर द पोलर एंड सिंक्रोनस ऑर्बिट लॉन्चर्स। पेलोड अगर हम देखें तो इसमें 25 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है डिप्लॉय किया गया इनटू द लो ऑर्बिट to expand SpaceX global internet constellation. Booster reuse जो है इसमें the mission uses a flight proven first stage booster, making it 31st flight, aiming to land on the uh, drone ship. Of course I still love you in the Pacific Ocean. टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे फैल्कन 9 इज़ पावर्ड बाय 9 मर्लिन इंजन्स यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन प्लस रॉकेट ग्रेड केरोसिन. इट वाज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट डिजाइन फॉर रूटीन रीयूजेबिलिटी, रीशेपिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स. Next question, which Indian shuttler won her maiden BWF Super 300 title at the Thailand Master 2026? तो किस भारतीय शटलर ने थाईलैंड मास्टर 2026 में अपना पहला BWF Super 300 खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज देविका सिहाग. तो अभी थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 इवेंट जो है वो विद अ प्राइज ऑफ $250 2,50,000 जो है यहाँ पे आयोजित किया गया. विनर इसमें रही देविका सिहाग, 20-year-old शटलर फ्रॉम हरियाणा, वन हर मेडन सुपर 300 टाइटल. फाइनल मैच में यहाँ पे देविका सिहाग ने जो है वो लीड किया था. अपने जो ओपोनेंट रही गोहिद जिन वई जो कि यहाँ पे रिटायर हो गई हैं ड्यू टू अ हैमस्ट्रिंग इंजरी. करियर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो देविका इज करंटली वर्ल्ड नंबर 63. दिस विक्ट्री एट सिग्निफिकेंट रैंकिंग पॉइंट्स एंड मार्क्स हर बिगेस्ट करियर ब्रेक थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर हेल्थ इंस्टीट्यूशन वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27? तो केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज निमहंस 2 सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज. तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की यूनियन बजट के दौरान एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज. करंट स्टेटस अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट निमहंस बेंगलुरु इज़ द ओनली कंट्रीज एपेक्स सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज. ठीक है, तो अगर हम देखें एक्सपेंशन के लिए क्या रीज़न यहाँ पे रहा, तो करंटली जो है ओनली एक ही यहाँ पे जो है वो निमहंस बेंगलुरु में आ जाता है फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज. देयर इज़ नो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन द नॉर्थ इंडिया, फोर्सिंग जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंसेज यहाँ पे ट्रैवल करनी पड़ती है. इसके अलावा जो है यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर, उनको अपग्रेड किया जाएगा एज रीजनल एपेक्स सेंटर्स. और ट्रॉमा केयर एक्सपेंशन जो है यहाँ पे की जाएगी. बजट में यहाँ पे अनाउंस किया गया 50% एक्सपेंशन इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर कैपेसिटी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. फोकस इसी में यहाँ पर दिया गया है. मेजर जो यहाँ पे एम है वो है सपोर्ट करना वल्नरेबल पॉपुलेशन फेसिंग हेल्थ शॉक, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज भारत विस्तार अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27? तो अभी भारत विस्तार जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया है, ये क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अ मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड एडवाइजरी टूल फॉर फार्मर्स. तो अभी बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया भारत विस्तार, मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स इन यूनियन बजट 2026-27. पर्पज़ इसका क्या है? तो इसमें इंप्रूव किया जाएगा फार्म प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस किया जाएगा रिस्क को बाय स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी लेड डिसीजन मेकिंग एट द फील्ड लेवल. इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो भारत विस्तार यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा विद एग्री स्टैक पोर्टल्स विद द इंडियन काउंसिल ऑफ
भारत विस्तार जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा एग्रीस्टेक पोर्टल्स विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, और इसमें जो है यूज़ किया जाएगा एआई सिस्टम को टू एनालाइज फार्मर रिकॉर्ड्स, क्रॉप डाटा एंड साइंटिफिक एडवाइजरीज। मल्टीलिंगुअल फीचर अगर हम देखें तो एडवाइजरीज जो है यहाँ पे डिलीवर की जाएगी लोकल लैंग्वेजेस में, इंश्योर किया जाएगा एक्सेसिबिलिटी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये जो टूल है यहाँ पे सपोर्ट करेगा प्रिसीजन फार्मिंग बाय अलाइनिंग क्रॉप प्रैक्टिसेस विद सॉइल हेल्थ, वेदर पैटर्न एंड input requirements. Next question, where will the National Large Solar Telescope NLST announced in Union Budget 2026-27 be set up? तो राष्ट्रीय बड़ा और सौर दूरबीन जिससे केंद्रीय बजट 2026 में घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हैनले रीजन नियर पैंगोंग लेक, लद्दाख। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस किया मेजर एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनियन बजट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में रहेगी ऑल प्रोजेक्ट जो ऑल प्रोजेक्ट जो रहेंगे उसको लीड किया जाएगा बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा। की फैसिलिटी अगर हम देखें तो इसमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप यहाँ पे सेटअप किया जाएगा नियर पैंगोंग लेक, लद्दाख। 2 मीटर क्लास ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप डिजाइन किया जाएगा टू स्टडी सोलर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है यहाँ पे प्लान किया गया है एज अ 10 to 12 मीटर फैसिलिटी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप लोकेटेड इन हेनले रीजन। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप अपग्रेडेशन की यहाँ पे बात की गई है जो कि यहाँ पे ऑपरेशनल है सिंस 2000 इन हेनले, लद्दाख। इसको अपग्रेड किया जाएगा फॉर एडवांस रिसर्च ऑन वेरिएबल स्टार्स, सुपरनोवा एंड एक्टिव गैलेक्सीज। कॉस्मोस टू प्लानिटेरियम की अगर हम बात करें तो ये बिल्ड किया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में फॉर पब्लिक साइंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज से। साइंटिफिक सिग्निफिकेंट में यहाँ पे जो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा इसरोज आदित्य L1 मिशन फॉर सोलर स्टडीज। हेनरी रीजन यहाँ पे आइडियल रहता है एस्ट्रोनॉमी के लिए ड्यू टू क्लियर स्काई, लो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड मिनिमल लाइट पॉल्यूशन। और ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन एस्ट्रोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। Next question, what initiative was announced in Union Budget 26-27 to strengthen women-led enterprises and self-help group? तो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सी पहल घोषित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट इन द यूनियन बजट 26-27। पर्पज़ क्या है इसका? तो शी मार्ट जो होंगे वो कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स हैं जिनको कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है टू स्ट्रेंथन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस एंड डीपन द सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोसिस्टम अक्रॉस स्टेट्स। लिंक अगर हम देखें तो एग्जिस्टिव प्रोग्राम के साथ इसका देखें तो जो ये इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव लाया गया है ऑन द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी प्रोग्राम, जिसमें कि यहाँ पे है जिसके द्वारा यहाँ पे हेल्प किया गया वुमेन ट्रांजिशन फ्रॉम क्रेडिट बेस्ड लाइवलीहुड टू एंटरप्राइज ओनरशिप। ऑपरेशनल मॉडल इसमें क्या रहेगा? तो जो मार्ट रहेंगे वो सेटअप किए जाएंगे विद इन क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सपोर्ट इसको किया जाएगा बाय इनोवेटिंग फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एम इसका रहेगा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडिएटरीज एंड इम्प्रूव इनकम रियलाइजेशन। झारखंड का क्या रोल है? तो झारखंड इज हाईलाइटेड एज अ की बेनिफिशियरी with 39 lakh rural self-help group members mobilized under the Jharkhand State Livelihood Promotion Society. Next question, which airport in India will be the first to operate hydrogen powered buses under the National Green Hydrogen Mission? तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रोजन चालित बसों का संचालन करने वाला पहला बनेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केरला। तो अभी 2 फरवरी 2026 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस किया गया दैट इट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये पार्ट रहेगा केरला हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव का अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसको अलाइन किया गया है विद केरलाज पुश फॉर ग्रीन एनर्जी एंड लो एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। MOU यहाँ पे साइन किया गया है बिटवीन केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड केरला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन फॉर्मली एक्सचेंज बाय
केरला इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर के कृष्णकुट्टी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पी राजीव इन कोची। प्रिक्योरमेंट और फंडिंग अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो प्रिक्योर की जाएगी। फंडिंग यहाँ पे सपोर्ट करेगा एट ₹2.9 करोड़ पर बस। और जो टोटल प्रोजेक्ट आउटले है वो है ₹8.7 करोड़ रिलीज, और इसको जो है मल्टीपल स्टेजेस में रिलीज किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट शेड्यूल जो है वो कंप्लीट किया जाएगा विद इन 12 मंथ्स। फ्यूल सप्लाई अगर हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन विल बी सप्लाइड फ्रॉम अ प्लांट जॉइंटली डेवलप्ड बाय कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है, तो ये फर्स्ट एयरपोर्ट हो जाएगा इंडिया का टू डिप्लॉय हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इमिशन एंड इम्प्रूव पैसेंजर कन्वीनियंस। और ये यहाँ पे जो है वो री करेगा जो केरला की लीडरशिप है इन क्लीन एनर्जी अडॉप्शन। Next question, when was the dump site remediation accelerator program, that is DRAP, launched to achieve लक्ष्य जीरो डंप साइट इन इंडिया? तो भारत में लक्ष्य जीरो डंप साइट हासिल करने के लिए डंप साइट रेमिडिएशन एसिलरेटर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2025। तो ये प्रोग्राम अगर हम लॉन्च देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था डंप साइट रेमिडिएशन एसिलरेटर प्रोग्राम इन नवंबर 2025। और इसका टारगेट क्या रखा गया है? तो इसका टारगेट रखा गया है अचीव करना लक्ष्य जीरो डंप साइट बाय अक्टूबर 2026। इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं 2479 लेगेसी डंप साइट्स कंटेनिंग नियरली 25 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट स्प्रेड ओवर 15,000 एकर्स। करंट प्रोग्रेस अगर हम देखें तो रेमिडिएशन जो है वो रेमिडिएशन जो है यहाँ पे चलाई जा रही है एट 1428 डंप साइट्स में। ओवर 62% ऑफ लीगेसी वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस्ड इन 2025 अलोन। 459 डंप साइट अक्रॉस 438 साइट्स अचीव्ड कंप्लीट रेमिडिएशन। हाई इम्पैक्ट डंप साइट अगर हम देखें तो 214 डंप साइट अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूटी यहाँ पे प्रायोरिटाइज की गई हैं। दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ रिमेनिंग लीगेसी वेस्ट अप्रोक्सीमेट 8.6 करोड़ मेट्रिक टन। टेक्नोलॉजी का क्या इसमें यूज़ की गई है? तो बायो माइनिंग इज़ द की मेथड फॉर रेमिडिएशन। वेस्ट को यहाँ पे स्टेबलाइज किया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है और रीयूज़ किया जा रहा है इन रोड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट टू एनर्जी, रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग विद कंपोस्टिंग, रिसाइलिंग, कंपोस्टिंग विद जो रिजेक्ट्स रहेंगे, जिसको रिजेक्ट किया जाएगा उसको जो है यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से उसको लैंडफिल किया जाएगा। फ्रेमवर्क इसमें क्या रहेगा? तो डंप साइट रेमिडिएशन एसिलरेटर जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे अलाइन किया है विद द 5P प्रोग्राम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।